7th class. Today we are starting our history book second lesson, New Kings and Kingdoms. नए राजा और नए राज्य. बच्चे 7th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है वो मिडिवल हिस्ट्री है, यानी कि मध्यकाल की हिस्ट्री है सारी. तो इसमें बहुत सारे न्यू किंग्स और नए नए किंगडम्स आए. आज हम इस चैप्टर में उन्हीं किंग्स और उन्हीं किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज़ होता है बच्चे, राजवंश. जैसे एक बार एक राजा रूल करता है, फिर उसका बेटा रूल करता है, फिर उसका बेटा रूल करता है, तो उसको हम एक डायनेस्टी कह देते हैं, एक राजवंश. 7th सेंचुरी में बहुत सारे राजवंश सामने आए. बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टीज़ इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिली 7th और 12th सेंचुरी के बीच में. अब सब कॉन्टिनेंट क्या है? सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वो सारा एरिया जो हिमालय पर्वत के इस साइड वाला है, जिसका क्लाइमेट और जिसका रिवर सिस्टम सेम है, उसको हम एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. आज के टाइम का नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारा एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. ठीक है. लेट अस मूव टू अ मैप. इसमें देखो आपको कई सारी उस टाइम की डायनेस्टीज़ नज़र आ रही हैं. जैसे कि यहाँ पे चाहमना रूलर्स का राज है. इस एरिए में राष्ट्रकूटास का रूल है. यहाँ पे कलिंगा, उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो आप, यहाँ पे ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चोलास, चेरास और पांड्यास. इनको साउथर्न किंग्स कहा जाता है. इस साइड पे ये है चोलास, चेरास और पांड्यास. ऊपर इस साइड पे देखो गुज्जर प्रतिहारास है. ठीक है. और यहाँ पे देखो आपके सामने नाम है कन्नौज उस टाइम यूपी को कहा जाता था. तो इस तरह से ये इंडिया का मैप है आपके सामने. उसके बाद है नेक्स्ट द एमर्जेंस ऑफ न्यू. 7th सेंचुरी में इंडिया में बहुत सारे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ्स, योद्धा हेड जो होते हैं वो होते थे. जो उस टाइम के राजा थे वो इन चीफ्स को और इन लैंडलॉर्ड्स को अपने सबॉर्डिनेट समझते थे. अपने समंत इनको बनाया हुआ था, और इन समंतों से राजा ये उम्मीद करता था कि ये कोर्ट में उनके लिए गिफ्ट्स लेके आएँ और कोर्ट में प्रेजेंट रहें, और टाइम पड़ने पर ये सामंत राजा को मिलिट्री सपोर्ट दें. ये सामंत धीरे धीरे पावर गेन कर गए और अमीर हो गए, और इन्होंने अपने आप को महासमंता या महामंडलेश्वरा, यानी कि हम इस एरिए के सबसे बड़े सामंत हैं, इस तरह से इन्होंने अपने नाम रखने शुरू कर दिए. और धीरे धीरे इन्होंने अपने ओवरलोड से, यानी कि अपने किंग से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, आज़ाद कर लिया. जैसे कि देखो ये एक राज्य है, इस राज्य का ये किंग है. यहाँ पे एक सामंत है, ये सामंत है. ये सामंत राजा को जब जब ज़रूरत पड़ती है मिलिट्री हेल्प देते हैं. तो इन सामंतों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया टाइम के साथ साथ. जैसे जैसे इन सामंतों के पास वेल्थ आती गई, पावर बढ़ती गई. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. इसी बात की एक एग्जांपल कि एक सामंत ने अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट किया, ये डेक्कन में राष्ट्रकूटास की है. डेक्कन मतलब इंडिया का साउथ इंडिया. डेक्कन में राष्ट्रकूटास जो थे वो पहले चालुक्य किंग्स ऑफ कर्नाटका, इनके सबॉर्डिनेट थे. ठीक है. और फिर राष्ट्रकूटास में एक किंग आया जिसका नाम था दंती दुर्गा. ये राष्ट्रकूटास का चीफ था. इसने अपने किंग्स चालुक्यस को छोड़ दिया और खुद अपने एरिया का हेड बन गया. इसने एक रिचुअल किया, एक प्रथा की, जिसका नाम है हिरण्यगर्भा. ये एक तरह का यज्ञ होता है, हवन होता है. ये ब्राह्मणों की हेल्प के साथ किया जाता है. ब्राह्मण इस यज्ञ को परफॉर्म करवाते हैं. इस यज्ञ को करने से कि जो भी ये यज्ञ करने वाला है उसका रीबर्थ हो जाता है, क्षत्रिय बन जाता है वो, यानी कि वेरियर क्लास में आ जाता है.
चाहे उसका क्षत्रिय कास्ट में जन्म हुआ हो चाहे ना हुआ हो। इस तरह से लश्कर खुटास की आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास दंती दुर्गा की एक एग्जाम्पल है जिसने अपने आप को चालुक्य से आज़ाद करवा लिया, इंडिपेंडेंट करवा लिया हिरण्यगर्भा नाम का यज्ञ करके। नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ है, जस्ट वेट। इन अदर केसेस, कई और केसेस में मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, कहते जो बड़े एंटरप्राइजिंग बड़ी बड़ी फैमिलीज के मैन हैं वो अपनी मिलिट्री स्किल्स का यूज़ करते थे अपने किंगडम्स को बनाने में, ठीक है। जैसे कि कंदम, मयूरदर्शम और एंड द गुज्जर प्रतिहारास, ये गुज्जर प्रतिहारास एंड कंदम मयूरदर्शम, ये लोग पहले ब्राह्मण थे। ये लोग क्या थे पहले? ये लोग पहले ब्राह्मण थे और इन लोगों ने अपने आप को, अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़कर अब क्या किया, आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए और इस तरह से एक कर्नाटका में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम इस्टेब्लिश किया और बाद में राजस्थान में भी किया। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि जो सामंत हैं वो धीरे धीरे पावरफुल हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं अपने किंग से, और उसके बाद अगर वो ब्राह्मण हैं तो अब कोई ना कोई यज्ञ परफॉर्म करके अपने आप को क्षत्रिय में चेंज कर लेते हैं, जैसे कि दंती दुर्गा ने किया। कई बार कईयों ने क्या किया, अपनी मिलिट्री स्किल्स के ज़रिए बड़े बड़े किंगडम्स एस्टेब्लिश किए, चाहे वो ब्राह्मण थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। कहते मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई सराउंडिंग टाइटल्स। यस, बहुत सारे इन सामंतों ने अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स दिए, जैसे कि महाराजा अधिराज, जैसे कि ग्रेट किंग, जैसे कि त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने अपने आप को टाइटल्स दी। हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, ठीक है, इन्होंने अपने आप को इस तरह के टाइटल दिए, फिर भी ये अपनी पावर अपने सामंतों के साथ शेयर करते थे, ठीक है। पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स को भी इन्होंने पावर्स दी थी। अब बात करते हैं इन नए राजाओं के पास रिसोर्स कहाँ से आते थे। कहते इनके पास जो भी रिसोर्स, मतलब इनके पास मनी कहाँ से आती थी अपने किंगडम को चलाने के लिए। इनको वो मनी मिलती थी प्रोड्यूसर्स से, जैसे कि पीजेंट है, जो कैटल कीपर है, जो पशु पालता है, या कोई आर्टिस्ट है। इन लोगों को क्या किया जाता था, कंपेल किया जाता था कि ये कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट का हिस्सा किंग को दें। या तो वो रेंट के तौर पे किंग को देते थे, या फिर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ट्रेडर से, यानी कि पीजेंट से तो रेंट लिया जाता था और रेवेन्यू ट्रेडर से लिया जाता था। आपको हैरानी होगी, 400 के आसपास टैक्स लगते थे उस टाइम। एक इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन आपको पता है ना, दीवारों के ऊपर खोदा हुआ है कई जगह पे पास्ट में, तो वो हमारी इंस्क्रिप्शंस हैं। चोलास के टाइम पीरियड की एक इंस्क्रिप्शन में, जो कि चोलास आपको पता है ना, तमिलनाडु के आसपास का एरिया मैंने आपको मैप में दिखाया था, वहाँ पे उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ अगर हम पढ़ेंगे तो 400 टर्म्स का इस्तेमाल किया टैक्सेस के लिए। जैसे वटी, VETTI वटी, इसका इस्तेमाल किया उस टैक्स के लिए कि जब फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था बिना पेमेंट दिए। और एक टैक्स है कादम्बी, ये लैंड रेवेन्यू टैक्स का नाम था। और उसके बिना कि अगर आपने घर की छत डालनी है उसके लिए भी टैक्स है, अगर आपने सीढ़ी लगा के पाम ट्री के ऊपर चढ़ना है तो उसके लिए भी टैक्स है, फैमिली प्रॉपर्टी के सक्सेसर हो अगर आप तो उसके लिए भी टैक्स है। यानी कि बहुत डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगाए गए न्यू किंग्स के टाइम में। दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था। अब किंग ये सारी देखो मनी कलेक्ट कर रहा है, इस मनी का इस्तेमाल किंग कहाँ पे करता है, किंग इस मनी से कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स करवा रहा है, मंदिरों का निर्माण करवा रहा है, किले बनवा रहा है,
ठीक है। और इन रिसोर्सेज के साथ वो वॉर्स लड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो लड़ाइयाँ लड़ता है और ज़्यादा वेल्थ एक्यूजिएशन होता है, वेल्थ इकट्ठी करता है या वो लूट भी करता है, क्योंकि वो चाहता होता है किंग कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रूट्स जो है वो उसके अंडर आ जाए। वो रास्ते जिनसे ट्रेड के लिए जाने आने का रास्ता आसान हो जाता है, उस लैंड को अपने अंडर करने के लिए किंग्स बहुत सारी वॉर्स भी लड़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था पहले वाले में कि किंग के पास रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, पीजेंट से, कैटल कीपर और आर्टिस्टों से, रेंट और रेवेन्यू के तौर पे। टैक्सेस कई तरह के लगते हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ में पढ़ा कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है, वॉर्स लड़ने के लिए और क्या करने के लिए, किले वगैरह बनवाने के लिए, टेम्पल वगैरह बनवाने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि टैक्स कलेक्ट करता कौन है। तो वो देखो कि टैक्स कलेक्ट करने का काम रिक्रूट होता है, भर्ती करना। इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, जो प्रभावशाली परिवार हैं, उनको ये काम दिया जाता है और ये पोजीशन हेरिडिटरी है, यानी कि अगर फादर टैक्स कलेक्ट करता है तो उसका बेटा टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आर्मी में भी ऐसे ही थी। अगर कोई आर्मी का हेड है तो फिर उसका बेटा हेड बनेगा। कई बार जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे, किंग उनको भी इन पोजीशंस के ऊपर अपॉइंट करता था। कौन सी पोजीशंस के ऊपर, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पोजीशन या फिर मिलिट्री की पोजीशंस। नेक्स्ट आपके पास प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज होता है बच्चे किंग की फेवर में प्रशस्ति गान करना, यानी कि किंग की तारीफ में कुछ लिखना, ये होता है प्रशस्तीज। उसके बाद है लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट का मतलब होता है भूमि को, ज़मीन को ग्रांट के तौर पे देना, दान के तौर पे देना। अगर हम प्रशस्तीज की बात करें पहले, कंटेन डिटेल, उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है, राजे महाराजाओं की जो तारीफ़ें लिखी हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से सच हो, पर उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के जो रूलर्स थे वो अपने आप को विक्टोरियस वॉरियर दिखाना चाहते थे, जीते हुए योद्धा, कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमने बहुत जीतें प्राप्त की हैं, ये दिखाना चाहते थे राजे महाराजा। ये हमें इन प्रशस्ति से पता चलता है। और इन प्रशस्ति को बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण्स ने लिखा है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प भी करते हैं। आप सीरियल्स वगैरह भी देखते हो, उसमें भी देखते हो कई सारे ब्राह्मण किंग के साथ बैठते हैं, तो ये ब्राह्मण्स हेल्प भी करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में और राजा के बारे में प्रशस्ति गान भी लिखते थे। ऐसी ही एक एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। देखो कि जो एक प्रशस्ति लिखी हुई मिली है एक इंस्क्रिप्शन में, जिसमें किंग को ये दिखाया गया है, द किंग ऑफ आंध्रा, उसने कलिंगा का पार्ट जीता है, उसने सिंधु का पार्ट जीता है, उस किंग ने बहुत सारे किंग ऑफ वंगा को जीता है। इस तरह से डिफरेंट किंग्स की प्रशस्ति गाई जाती थी। जो कि अब दूसरी बात, अब प्रशस्ति की बात तो हमने कर ली, अब दूसरी बात करते हैं लैंड ग्रांट की। राजा जो है वो ब्राह्मणों को बहुत सारी लैंड ग्रांट के तौर पे देते थे, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड कॉपर प्लेट्स के ऊपर रखा जाता था, जो नीचे आपको दिखाई दे रही है। और विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, ये कॉपर प्लेट्स उनको दी जाती थी जिनको लैंड मिलती थी। ये देखो नीचे इस तरह से कॉपर प्लेट्स हैं, यहाँ पे राइट भी किया हुआ है कि इन कॉपर प्लेट्स के ऊपर संस्कृत में और तमिल भाषा में लिखा हुआ है और इन प्लेट्स को एक साथ इकट्ठा बांध दिया गया है और उसके ऊपर किंग ने अपनी रॉयल सील लगा दी है, ताकि ये पता चल सके कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये इस तरह से ये आपके सामने है, ये वो कॉपर प्लेट्स हैं जिनमें लैंड किस किंग ने किस ब्राह्मण को दान में दी, ये सब कुछ मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। यस, यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन लोगों को लैंड ग्रांट दी जाती थी वो उस लैंड से सारे तरह के टैक्स कलेक्ट कर सकते थे।
ठीक है, जैसे कि उस लैंड के ऑर्चर्ड, बाग, ट्रीज, ओपन स्पेसिस, फूड ब्रीडिंग ट्रीज, सब कुछ उस इंसान का होता था जिसको वो लैंड मिल जाती थी। ही कैन डग, वो वहाँ पे वेल्स भी खुदवा सकता है, वहाँ पे ट्रीज प्लांट करवा सकता है, यानी कि पूरी तरह से वो लैंड उस इंसान की हो जाती है जिसको वो लैंड ग्रांट के तौर पे मिलती है। आगे है, यस, सेंचुरी में एक बहुत बड़ा लंबा संस्कृत की पोइम लिखी गई, बहुत बड़ी लंबी संस्कृत की पोइम लिखी गई, और स्पेशली हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर, जो कश्मीर में रूल करते थे उन राजाओं के ऊपर एक पोइम लिखी गई, और इसको लिखा था कल्हान ने। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, कल्हान ने इसको लिखा था। इस पोइम को लिखने के लिए उसने बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया, सारे इंस्क्रिप्शंस को, डॉक्यूमेंट्स को, आई विटनेस मतलब जो कोई लोग इस इवेंट के बारे में बता सकते थे, जिन्होंने उस राजा को देखा था, उनसे भी पूछा, और इस तरह से उसने इस पोइम को लिखा। पर देखो आप डिफरेंस, कल्हान ने इस पोइम में उन राजाओं की आलोचना की, उनकी पॉलिसीज़ की आलोचना की, जिन राजाओं को प्रशस्ति में राइटर्स ने अच्छा कहा था। तो इससे आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि जो प्रशस्ति लिखी गई राजाओं की प्रेस करने में, वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं देती हमें हिस्ट्री की, क्योंकि उसमें राजाओं की फेवर में ही चीज़ें लिखी गई हैं, उन्हें अच्छा ही बताया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि वेल्थ प्राप्त करने के लिए होने वाली वॉर्स जो कि मिडिवल टाइम पीरियड में होती थी। तो कहते हैं कि जो रूलिंग डायनेस्टीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन को बिलोंग करती हैं, पर वो अदर एरियाज़ को कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश करती हैं। इसकी अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये देखो, एक एरिया था जिसका नाम था कन्नौज, ये गंगा वैली के पास था, आज के टाइम का ये उत्तर प्रदेश है। जो कन्नौज था वो कई डायनेस्टीज़ को बिलोंग करता था, जैसे कि गुराजरा प्रतिहार्स नंबर 1, राष्ट्रकूटास नंबर 2, पाला डायनेस्टी नंबर 3। ये तीनों डायनेस्टियाँ हमेशा कन्नौज के लिए लड़ती रहती थी। कभी कन्नौज राष्ट्रकूटास के पास चला जाता था, वो जीत लेते थे, कभी कन्नौज को गुराजरा प्रतिहारास जीत लेते थे, कभी इसे पालास ने जीत लिया। तो इन तीनों पार्टीज़ के बीच में हमेशा एक स्ट्रगल चलती रहती थी कन्नौज को लेके, क्योंकि कन्नौज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फर्टाइल एरिया था। तो इस स्ट्रगल को हम ट्री पार्टी स्ट्रगल भी हिस्ट्री में बोलते हैं। उसके बाद देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किंग्स अपनी पावर को शो करने के लिए, पावर का प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल, अपने पैसे का इस्तेमाल ये टेम्पल्स बनाने में करते थे। तो जब मिडिवल टाइम पीरियड में कभी एक किंग दूसरे पे अटैक करता था तो सबसे पहले वो उसके टेम्पल्स को ही टारगेट बनाता था, क्योंकि टेम्पल्स के बहुत ज़्यादा पैसा होता था, एक्सट्रीमली रिच थे टेम्पल्स। तो उन टेम्पल्स को लूटने की कोशिश सबसे पहले की जाती थी जब एक किंग दूसरे के ऊपर हमला करता था। तो इसकी नीचे एक एग्जांपल है कि टेम्पल्स के ऊपर हमला होता था सबसे पहले। वो एग्जांपल ये आप देखो कि एक रूलर है, उस टाइम के थे सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान की, ठीक है, अफ़गानिस्तान का रूलर है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। उसने रूल किया कौन से टाइम पीरियड में, ये देखो आप 997 से लेके 1030 तक उसने रूल किया, और उसने अपने राज्य को सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड कर लिया था, बढ़ा लिया था। ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट का, ये भी उसी के पास था। किसके पास था? महमूद ऑफ गजनी के पास, जो कि अफ़गानिस्तान का रूलर है। पर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हर साल रेड करता था, रेड मतलब हमला करता था, और यहाँ के जो वेल्दी टेम्पल्स हैं, अमीर टेम्पल्स हैं, उनको आके लूटता था। सोमनाथ टेम्पल है जैसे गुजरात में,
तो फिर यहाँ से हमारे टेम्पल्स को लूट के जो महमूद है गज़नी का, वो उस पैसे को गज़नी ले जाता था और उसने इस पैसे का इस्तेमाल कैपिटल सिटी गज़नी को और ज़्यादा अच्छा बनाने में किया। तो ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है भी कैसे मिडिवल टाइम पीरियड में किंग्स जो वॉर करते थे तो टेम्पल्स को अपना टारगेट बनाते थे। उसके बाद सेकंड स्टेंजा देखो कि जो सुल्तान महमूद है उसकी एक और बात थी कि वो चाहता था कि जिस लैंड के ऊपर वो वॉर हमला कर रहा है, जिस लैंड को वो कंकर्ड कर रहा है, कंकर्ड मतलब जीत रहा है, उसके बारे में उसे नॉलेज हो। ठीक है, इस बात के लिए उसने अपने साथ एक स्कॉलर, एक विद्वान को लिया हुआ था जिसका नाम था एल ब्रूनी। ये इम्पॉर्टेंट नेम है बच्चे। एल ब्रूनी ने एक बुक लिखी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, जिस बुक का नाम है किताब उल हिंद। द्वारा सुनो, महमूद गज़नी अपने साथ एक स्कॉलर को रखते थे, विद्वान को रखते थे जिसका नाम था एल ब्रूनी। एल ब्रूनी ने बुक लिखी किताब उल हिंद और ही कंसल्टेड, बुक लिखते हुए वो संस्कृत के स्कॉलर्स के साथ भी कंसल्ट करता रहता था। तो ये किताब इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज के टाइम में इस किताब से हमें इंडियन मिडिवल हिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज मिलती है। अगर किसी ने इंडियन मिडिवल हिस्ट्री देखनी है तो किताब उल हिंद उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है जो उस टाइम लिखी गई थी, जिसको एल ब्रूनी ने राइट किया था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक दूसरे किंग की है जो वॉर्स में लगे रहते थे। इनका क्या नाम है देखो ध्यान से। इनको चाहमना रूलर्स कहा जाता है, बाद में इनको चौहान्स भी कहा गया था। ये चाहमना रूलर्स या आप कह लो चौहान रूलर्स, ये दिल्ली और अजमेर के रूलर्स थे। इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए अपने वेस्ट की तरफ और अपने ईस्ट की तरफ दोनों तरफ वॉर्स की। ठीक है, और इनका सामना चालुक्याज ऑफ गुजरात से हुआ और गहदवाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से इनका सामना हुआ। ठीक है, यानी कि जैसे ये दिल्ली है, यहाँ आगरा है, इस तरफ गुजरात से, गुजरात मतलब वेस्ट की तरफ, और इधर ईस्ट है, इस तरफ इनका सामना हुआ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रूलर से, इस तरफ गुजरात के रूलर से। तो इन्होंने भी बहुत सारी वॉर्स लड़ी, किन्होंने चौहान रूलर्स ने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। ये जो चाहमना रूलर्स हैं यानी कि ये जो चौहान्स हैं, इनमें से एक है पृथ्वीराज III, जिसने कि अफ़गान के रूलर सुल्तान महमूद गौरी को 1191 में तो हराया, पर खुद उससे नेक्स्ट ईयर 1192 में ये हार गया। तो आपके पास ये सेकंड एग्जांपल है कि कैसे मिडिवल टाइम पीरियड के रूलर्स वॉर्स में लगे रहते थे। स्टार्ट दिस टॉपिक अ क्लोजर लुक चोलास। अब हम इस पेज में चोला एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि चोलास इतने स्ट्रॉन्ग रूलर साउथ इंडिया के कैसे बन गए। तो इसके लिए पहले आप चोला किंगडम देखो। ये जो बाउंड्री देख रहे हो साउथ इंडिया में, ये सारा चोला किंगडम है। ठीक है, ये जो चोलास हैं इसके हम इस एरिया की बात करेंगे। ये डेल्टा रीजन है कावेरी रिवर का। ध्यान से देखो, मैं फिर से दिखाती हूँ। ये देखो, ये कावेरी रिवर का डेल्टा है और यहाँ पे लिखा हुआ है उरायूर। उरायूर के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तंजौर वर्ड है, इसकी बात करेंगे। गंगईकोंडा चोलापुरम नाम है, इसकी बात करेंगे हम। तो ये सारी लोकेशंस आप ध्यान से देख लो। ये चोला एम्पायर है सारा मिडिवल टाइम पीरियड का। तो ये इतना बड़ा एम्पायर कहाँ से बना? ये एम्पायर शुरू हुआ था इस डेल्टा रीजन से। सबसे पहले इस डेल्टा रीजन में चोला एम्पायर शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे ये इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना। नेम है फ्रॉम उरायूर टू तंजौर। देखो कि चोलास पावर में कैसे आई। एक ना एक चीफली फैमिली थी छोटी सी, जिसका नाम था मुत्रियार फैमिली।
वो पावर में थे कावेरी रिवर के डेल्टा में, और ये पल्लवा किंग्स के सबॉर्डिनेट है, यानी कि पल्लवा इनके राजा थे। कांचीपुरम के जो पल्लवा किंग्स हैं वो इनके राजा थे इस मुत्यार फैमिली के। इस मुत्यार फैमिली से एक विजयालय एक पर्सन है। विजयालय ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चोला डायनेस्टी का फाउंडर है। विजयालय एक पर्सन है जो कि उरायूर से बिलोंग करता है और जो चोलास के अंडर आता है। उसने क्या किया, उसने मुत्यार से ये डेल्टा रीजन कैप्चर कर लिया, अपने अंडर कर लिया। दोबारा सुनो, विजयालय ने मुत्यार से ये डेल्टा रीजन, कावेरी रिवर का जो डेल्टा रीजन था वो अपने अंडर कर लिया। और उसके बाद अब जो कावेरी रिवर का ये डेल्टा रीजन था, यहाँ पे एक टाउन बनाया जिसका नाम था तंजौर, और यहाँ पे गॉडेसेस मतलब देवी निशुंभ वासुदेविनी का एक मंदिर बनाया। यहाँ पे तंजौर में एक टाउन बना, तंजौर टाउन बनाया, और यहाँ पे निशुंभ वासिनी देवी का एक टेम्पल बनवाया। तो विजयालय के बाद जो उसके सक्सेसर्स आए, उसके बाद जो राजा आए, उन्होंने अपने नेबरिंग रीजन्स को, अपने पड़ोसी रीजन्स को जीता और इस तरह से इस किंगडम को बड़ा किया, ठीक है। और उन्होंने पांड्याज और पल्लवास की टेरिटरीज़ को भी, जो साउथ और नॉर्थ की तरफ थी, उनको भी अपने किंगडम का पार्ट बनाया। तो हमने इसमें ये देखा कि विजयालय फर्स्ट चोला रूलर बना और उसके बाद आने वाले चोला रूलर्स ने भी अपनी पावर धीरे धीरे इंक्रीज़ की। उसमें से अगला किंग है जो चोला रूलर, ये उसका नाम है राजा राजावन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चोला रूलर है। ये किंग बना 985 में और इसने अपने राज्य को बहुत आगे तक एक्सपेंड किया। और राजा का जो बेटा था राजेंद्र वन, उसने भी लगातार गंगा वैली तक जाके उसने रेड किया और अपने राज्य का विस्तार किया। राजा वन ने, राजेंद्र वन ने, दोनों ने चोला किंगडम का और ज़्यादा विस्तार किया। श्रीलंका तक इन्होंने जीत लिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और यहाँ तक कि नेवी के ज़रिए, पानी के ज़रिए भी इन्होंने एक्सपेडिशंस की। तो इस तरह से चोला एम्पायर को विजयालय, राजा वन का बेटा राजेंद्र वन, इन्होंने बहुत ज़्यादा विशाल चोला एम्पायर बनाया। उसके बाद है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाना और ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनवाना। ये जो बड़े बिग टेम्पल्स तंजौर में बने एंड गंगईकोंडा चोलापुरम में बने, इनको राजा वन ने और राजेंद्र ने बनवाया। ये भवन निर्माण कला के और पत्थरों के ऊपर मूर्तियाँ बनवाना, उसकी एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये टेम्पल जो तंजौर में और गंगईकोंडा चोलापुरम में बने हैं। ये टेम्पल्स जो थे ये बेसिकली क्या बने, ये न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट बने बच्चे, यानी कि विच ग्रो अराउंड देम, यानी कि सबसे पहले एक खाली ज़मीन है, किंग ने उसके पास टेम्पल बनवा दिया तो अपने आप ही लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। जब लोग वहाँ पे रहते गए मंदिर के आसपास, व्यापार बढ़ता गया, तो इस तरह से क्या होता था, वो एक टेम्पल टाउन बन जाता था। इन टेम्पल टाउन्स में सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन भी थे ये टेम्पल टाउन, यानी कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम भी होता था। ये टेम्पल्स वर आल्सो इंडोड विद लैंड। इन टेम्पल्स के पास अपनी बहुत सारी लैंड भी होती थी जो इन टेम्पलों को दान में मिली होती थी। राजा या कोई और, कई लोग इन टेम्पल्स को बहुत सारी ज़मीन दान में देते थे और उस ज़मीन से जो भी प्रोडक्ट मिलता था उससे टेम्पल की सारी मेंटेनेंस की जाती थी। उससे जो पैसा मिलता था उस लैंड से, उससे प्रीस्ट को, गार्लैंड मेकर जो हार बनाता है उसको, कुक है, स्वीपर है जो मंदिर में काम करते हैं, म्यूजिशियन, डांसर, इन सब को
इस पैसे से मनी दी जाती थी। और इस तरह से टेम्पल्स सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, जैसे कि आजकल के टेम्पल्स में तो सिर्फ पूजा पाठ होता है। उस टाइम के टेम्पल्स में सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक हर तरह की एक्टिविटी होती थी। इकोनॉमिक मतलब पैसे संबंधी एक्टिविटीज़, व्यापार की। सोशल मतलब सामाजिक, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है इस तरह की। कल्चर मतलब कोई डांस के ज़रिए भगवान के आगे प्रे करना। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ टेम्पल्स में होती थी। क्राफ्ट का काम भी टेम्पल्स के साथ ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाना ये उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस था। चोला इसके टाइम पीरियड में जो ब्रॉन्ज की इमेजेस बनी हैं वो फाइनेस्ट इमेजेस है वर्ड की कुछ फाइनेस्ट इमेजेस में से हैं। और मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डांस, समटाइम इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज आल्सो। ये जो ज़्यादातर ये जो इमेजेस बनी है ये डेटीज़ होता है गॉड की हैं, और कई बार ये इमेजेस डिवोटी मतलब भगत की भी बनती थी। तो यहाँ पे एक आपके सामने चोला की ब्रॉन्ज इमेज बुक में दिखाई भी हुई है। इसको बहुत ही ध्यान से डेकोरेटेड किया हुआ है। इस इमेज में देखो पढ़ते हैं चोलास के टाइम। अब हम पढ़ते हैं चोलास के टाइम पीरियड की एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में, कि उनके टाइम में एग्रीकल्चर कैसी थी। इरिगेशन मतलब फील्ड को, खेतों को पानी कैसे दिया जाता था। कहते जैसे कि हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स पढ़ी हैं चोलास की, तो उसी तरह से उन्होंने कई बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स भी की एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी। रिवर जो कावेरी है बच्चे, वो बहुत सारी उसकी ब्रांचेस बनती हैं वे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। जैसे ये रिवर कावेरी है, वे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो कई सारी ऐसे ब्रांचेस में ये डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिवाइड हो जाती है, रिवर डेल्टा बनाती है। और जब रिवर डेल्टा बनाती है तो वो फर्टाइल सॉइल होती है जो उसकी रिवर की, वो अपने किनारों पे छोड़ती जाती है रिवर। तो इस तरह से वहाँ पे चोलास के टाइम पीरियड, जब चोलास का राज्य जो था तमिलनाडु का जो अब का एरिया है, वहाँ पे क्या था, मॉइस्चर पूरा था एग्रीकल्चर के लिए। और राइस की कल्टीवेशन होनी जैसे कि अब भी अच्छी होती है, तो राइस की कल्टीवेशन ऐसी जगह पे अच्छे से हो सकती है जहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो। तो जो एग्रीकल्चर जो है इसलिए पहले से ही डेवलप्ड थी तमिलनाडु के उस एरिए में। पर फिर भी 5th-6th सेंचुरी में इस एरिए में लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे खेतीबाड़ी की गई। इसके लिए बहुत सारे जंगलों को क्लियर किया गया, जंगल काटे गए, लैंड को लेवल्ड किया गया, एक लेवल में लैंड को किया गया। और जो डेल्टा रीजन था उस पे एम्बैंकमेंट्स बनाई गई। एम्बैंकमेंट्स का मतलब होता है कि रिवर का पानी बाहर ना आए, इसके लिए दीवारें बना देना ताकि फ्लडिंग ना हो, बाढ़ ना आ जाए। और बहुत सारी कैनाल्स भी खुदवाई गई, नहरें भी खुदवाई गई। ये देखो बच्चे, ये सब कुछ चोलास के टाइम पीरियड में हुआ है, मिडिवल टाइम पीरियड में, मैं आजकल की बात नहीं कर रही। तो एम्बैंकमेंट्स बनवाई गई ना, लैंड को लेवल्ड किया गया और कल्टीवेशन के अंडर और ज़्यादा ज़मीन लेके आई गई। उसके बाद और एक साल में एक से ज़्यादा फसलें ग्रो की जाती थी। कैनाल्स बनाई गई ताकि वाटर को वो कैरी कर सके, खेतों तक पानी को पहुंचा सके। और मैनी केसेस में कई बार उन्होंने क्रॉप्स को आर्टिफिशियली पानी भी दिया। कहने का मतलब है कि वो लोग सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहे। उन्होंने इरिगेशन करने के लिए चोलास ने वेल्स डग किए, कुएँ खुदवाए और कई जगह पे तो बड़े बड़े टैंक्स कंस्ट्रक्ट करवाए, टैंक्स बनवाए और उनमें रेन वाटर को, बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता था। जो इरिगेशन वर्क है आपको पता होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है, लेबर का काम है ये, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है और रिसोर्सेज मतलब मनी भी लगती है। और इस मेंटेनिंग दिस वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर, इस सारे काम को मेंटेन करना होता है और ये देखना होता है कि पानी को कैसे शेयर किया जाए, पानी को कैसे आपस में बांटा जाए।
मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल, ज़्यादातर जो नए राजा होते हैं या जो लोग विलेजेस में रहते हैं उन लोगों ने बहुत एक्टिवली इंटरेस्ट लिया इन सारी एक्टिविटीज़ में।